अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ महजबीन योर होस्ट महजबीन ऐमन। आज हम बात करेंगे एसे के इंग्रेडिएंट के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एसे के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ठीक हो गया? सबसे पहले तो 4 जो है ना पग इसके इस एसे के ऐसे जो सीएसएस में हम ऐसे लिखते हैं उसके 4 इंग्रेडिएंट होते हैं और इसके हम स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। डिटेल में भी हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स को। लेकिन सबसे पहले एक हम नो हाउ ले लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इन सारे इंग्रेडिएंट्स का कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं ऐसे में, ठीक हो गया? सबसे पहले तो आ जाता है आउटलाइन। जो आउटलाइन होती है ना, ये स्केलेटन ऑफ एसे होता है इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, लाइकवाइज कंटेंट ऑफ द बुक। यानी कि जैसे हम बुक कोई पढ़ते हैं, उसका जो कंटेंट पेज होता है, वो एक आउटलाइन को ही हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो एक आउटलाइन ही होती है, ठीक हो गया? कि हम पूरे बुक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ हमें आउटलाइन में पहले वो उसमें कंटेंट के पेज में हमें सारी चीज़ें वाज़ह कर देते हैं कि ये चीज़ें हम जो हैं आगे ऐसे में पढ़ने वाले हैं, ठीक हो गया? इसी तरह जैसे हम आउटलाइन जो होती है वो एक कंटेंट ऑफ द बुक कंटेंट पेज होता है एक बुक का। हम जो भी बुक पढ़ते हैं, जैसे जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो भी हम बुक पढ़ते हैं उसका एक कंटेंट पेज होता है, उसमें हमें सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं कि इस बुक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसी तरह जो है ना आउटलाइन जो होती है ना, वो पूरे एस्से का एक हमें थीम दे देती है। थीम नहीं, ये कह सकते हैं, हमें कंटेंट दे देती है कि हम इस एस्से में क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं हम आगे एस्से में फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। दूसरा जो इसमें इंग्रीडिएंट आ जाता है, वो आ जाता है इंट्रोडक्शन, ठीक हो गया? इंट्रोडक्शन। हम थीसिस स्टेटमेंट को भी डिस्कस करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं, थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन जो हमारे मेन 4 इंग्रीडिएंट्स होते हैं ना, वो आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स होते हैं। ये सिर्फ़ 4 इंग्रीडिएंट्स हमारे होते हैं, इनको हम जी, तो ऐसे के जो इंग्रीडिएंट्स होते हैं वो ये 4 होते हैं, लेकिन जो बाकी ये जो थीसिस स्टेटमेंट वगैरह होती है, ये जो होती है एक मतलब अलग से नहीं, इसको आउटलाइन में कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, लेकिन कहाँ पे ये लिखनी चाहिए, कहाँ पे ये ज़्यादा ज़रूरी होती है या कहाँ पे इसका एक जो होता है ना मज़े की चीज़ जो है ना वो लगती है, किस जगह पे इसको लिखने से एक इसका स्टांस जो है वो बेहतर वाज़े होता है, वो चीज़ मैं आपको बाद में डिस्कस करते हैं उसको हम। अच्छा जी, उसके बाद आउटलाइन के बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो होता है ना, ये एक बर्ड आई व्यू होता है ऑफ एन एसे, एब्स्ट्रैक्ट समरी होती है पूरे एसे की। जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो एक हम जो पूरा आगे एसे को डिस्कस करते हैं ना, उसमें मतलब जो आउटलाइन हम एक पूरी ड्रॉ करते हैं ना, उसमें से 2-4 पॉइंट्स हम लेके उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। और इंट्रोडक्शन जो है वो कितने पेजेज़ का होता है, कितने वर्ड्स का होता है, क्या-क्या उसका सारा होता है, वो सारी डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ होता है ना, ये होता है एक्सप्लेनेशन होती है पूरे एसे की। ठीक हो गया? जो हम आउटलाइन में हमने लिखा हुआ है, जो हम आउटलाइन में पॉइंट्स हमारे लिख कर आए हैं, या सब पॉइंट्स या सब हेडिंग्स लिखी हैं, सब हेडिंग्स लिखी हैं, वो सारी सब हेडिंग्स जो होती हैं, उन सब पे हमने एक-एक पूरा पैराग्राफ लिखना होता है, वो और उसको हम बॉडी पैराग्राफ्स कह देते हैं। वो सारे जितने भी उसके मतलब इंट्रोडक्शन को निकाल के अंदर वाले जितने भी पैराग्राफ्स हैं, सब हेडिंग्स के पैराग्राफ्स बनते हैं, वो सारे बॉडी पैराग्राफ में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन, ये होता है वाइंड अप ऑफ एसे, एसे का एंड होता है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं कि हमने इस पूरे एसे में क्या डिस्कस किया है, इसमें मेन क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत है और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में। ठीक हो गया? अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे ना स्ट्रक्चर ऑफ एसे में, उसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बॉडी पैराग्राफ को। बॉडी पैराग्राफ को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि बॉडी पैराग्राफ जो होता है ना, वो हमारा एसे का 80% जो होता है ना, वो हमारा एसे का बॉडी पैराग्राफ पे कंसिस्ट होता है। यानी कि हम 80% जो एसे लिखते हैं ना, वो सारा हमारा बॉडी पैराग्राफ होता है। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन होता है, वो 20% होता है आउटलाइन मिला के। थीसिस स्टेटमेंट सारा कुछ मिला के, लेकिन जो 80% है वो हमारा बॉडी पैराग्राफ होता है। बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है हाउ टू राइट सिंगल पैराग्राफ। अच्छा, जो पैराग्राफ है उसके भी आगे से 5 इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है टॉपिक सेंटेंस, फिर एक्सटेंशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस आ जाती है, फिर एक्सप्लेनेशन आ जाती है, फिर एग्जाम्प्लिफिकेशन यानी कि ऑथेंटिसिटी,
फैक्ट फिगर्स या रेफरेंसेस या जो भी चीज़ आप उसमें ऐड करना चाह रहे हैं एक्सप्लेनेशन के बाद वो आप देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। जब भी हम एक पैराग्राफ भी लेते हैं ना, एक सिंगल पैराग्राफ भी लेते हैं ना, उसका भी प्रॉपर इंट्रोडक्शन उसका होता है। यानी कि आप एक फॉर एग्जांपल कोई भी आप चीज़ पे डिस्कस कर रहे हो, लाइकवाइज जैसे आवर कंट्री पाकिस्तान पे आप लिख रहे हो ऐसे, ठीक हो गया, या ग्लोबलाइजेशन पे ऐसे लिख रहे हो, उसका जो हमारी आएगी ना सब हेडिंग, एक आपने मेन हेडिंग बनाई फिर सब हेडिंग बनाई। हम जो है ना आउटलाइंस को भी ड्रॉ करेंगे खुद से। मैं आपको दिखाऊंगी, आपको सिखाऊंगी कैसे कैसे आउटलाइंस को लिखेंगे, कैसे कैसे कौन सी चीज़ होगी, वो सारी चीज़ें मैं जब आपको सिखाऊंगी तब आप डिटेल में समझेंगे, समझ आएगी आपको कि हम क्रैक कैसे करते हैं आउटलाइन को और ऐसे को, ऐसे पे मूव कैसे करते हैं। फिर जो बॉडी पैराग्राफ है ना, उसके लिए हम सबसे पहले जो होता है ना टॉपिक सेंटेंस, यानी कि एक जो चीज़ आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हो ना, वो एक पूरा पैराग्राफ, उसको आप लेते हो। एक उसका जो मेन जो आप ऊपर लिख कर आए हो ना, आउटलाइन में सब हेडिंग को लिख कर आए हो ना, उस सब हेडिंग को आप लिखोगे, लेते हो और उसको लिखते हो। और उसके बाद आप इसमें सबसे पहले मतलब उसको लेते हो, उसको लिखते हो, फिर उसकी आप एक्सप्लेनेशन देते हो, उसको एक्सटेंड करते हो उसी टॉपिक सेंटेंस को, उसकी थोड़ी बहुत डिटेल देते हो, फिर उसके बाद आप फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। फिर आपने उसको कहाँ से लिया, उसका फैक्ट फिगर क्या है, उसका ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी एग्जाम्पलिफिकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आप उसके लिखते हो। उसके बाद आप कंक्लूजन की तरफ जाते हो। एक एम्पिरिकल एविडेंस जो होता है ना, वो लाज़मी होता है, रेफरेंसेस जो होते हैं वो लाज़मी तौर पर आपने देने होते हैं कि ये बात आप जो लिख रहे हैं ये किसी और ने भी कही है, इस बुक में कही है, इस जगह पर कही है, वो सारी चीज़ें आप लाज़मी तौर पर लिख कर आते हैं। लाज़मी है आपके लिए कि आप उसको लिखें। मोस्टली ये चीज़ लाज़मी होती है कि आप रेफरेंसेस दें। फिर ना सिंगल पैराग्राफ आप अच्छा, एक पैराग्राफ में ना आपने एक ही पॉइंट लेना है और एक ही पॉइंट पे आपने सारा पैराग्राफ लिख कर आना होता है। आप 2 पॉइंट्स को या 2 हेडिंग्स को मर्ज नहीं कर सकते एक पैराग्राफ में। आपने इसलिए कहा जाता है कि आउटलाइन जब लिखते हैं, आउटलाइन पे लाज़मी है कि आप आउटलाइन के अंदर ये चीज़ें देखें कि आउटलाइन में आपने जो-जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दी हुई हैं ना, स्पेशली सब हेडिंग्स पे आप पैराग्राफ लिखते हो, हर सब हेडिंग पे एक पैराग्राफ लिखते हो। तो जो आपने सब हेडिंग्स दी हुई हैं ना, वो लाज़मी है कि फिर आप उसको सही से देखें, ताकि सही से लिखें, उसको आप सोच समझ कर लिखें कि जितनी आप सब हेडिंग्स दे रहे हैं, आपको उतने बॉडी पैराग्राफ्स लिखने पड़ेंगे। ठीक हो गया? उसके बाद हम देख लेते हैं उसको आउटलाइन को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आउटलाइन जो होती है ना, वो 1 से डेढ़ पेज की या 2 पेजेज़ तक जाती है मैक्सिमम। 1 पेज यानी कि 1 साइड हो गई, फिर दूसरी साइड जैसे एक शीट की 4 साइड्स होती हैं, उसमें से 1 साइड, दूसरी साइड और अगली जो हाफ होती है ना, उस साइड तक। जो एक होता है ना, वो पूरा पेज होता है। शीट की जो 2 साइड्स होती है ना, वो 1 पेज उसको मैं कंसीडर करती हूँ पर्सनली। तो वो 1 साइड पूरी आप लिखते हो, मतलब दोनों साइड, एक शीट की जो हाफ है ना, उसकी दोनों साइड्स और एक हाफ जो दूसरा रिमेनिंग होता है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि आउटलाइन में आप जो है आउटलाइन के जो सब हेडिंग्स होती हैं, आप उसको डिटेल में भी लिख सकते हो, आप उसको फ्रेजेज़ में भी लिख सकते हो। ठीक हो गया? अगर फ्रेजेज़ में लिखो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है और वो ज़्यादा सूटेबल होती है, स्पेशली सीएसएस और पीएमएस के हवाले से। तो जो ज़्यादातर टीचर्स रिकमेंड करते हैं वो यही करते हैं कि आप उसके हिसाब से लिखा करें इसको, आउटलाइन को फ्रेज़ेज़ में लिखें। और मैंने भी पर्सनली जितनी पहले मैं जब लिखती थी स्टार्ट में आउटलाइन ड्रॉ करती थी तो मैं डिटेल में लिखती थी, उसके बाद फिर मैंने इसको उस पे शिफ्ट किया था, आहिस्ता-आहिस्ता फ्रेज़ेज़ में चली गई थी मैं। वो ज़्यादा अच्छी लगती है। दूसरी बात, पहली बात होगी, दूसरी बात होगी, तीसरी बात आ जाती है कि जो थीसिस स्टेटमेंट है ना, वो आप आउटलाइन में कोशिश करें कि मेंशन ना करें। आप आउटलाइन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट को ना लिखें, वो इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में लिखी जाती है और वो ज़्यादा अच्छी भी वहीं पे लगती है। ठीक हो गया? उसके अलावा आउटलाइन जो होती है ना, अच्छा, एक और चीज़, जो आउटलाइन आपने लिखनी है ना, वो ए, बी, सी या 1, 2, 3 आप इस उसमें नंबर में लिखेंगे। वो जो एक डैश लगाकर या गोल दायरा बनाकर या इस तरह से की चीज़ों से हम जो लिखते हैं, वो आपने नहीं करना। आउटलाइन हमेशा जो सब हेडिंग्स होती हैं, आउटलाइन्स होती हैं, आउटलाइन की जो मेन होती है, वो आपने 1, 2, 3 में लिखनी है। जो आपने आगे से सब हेडिंग्स होती हैं, वो आप एबीसी में कर लें, या वो जो रोमन 1, 2, 3 होती है, उसमें आप लिख लें। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप जैसे भी करना चाहें। और एबीसी जो लिखनी होती है, वो आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखनी होती है। ठीक हो गया? उसके बाद
इसके बाद क्या रह गया इसमें आउटलाइन में और बताने वाला? जी, आउटलाइन जो होती है ना इसकी जो हेडिंग्स होती है ना वो 3 से 4 हेडिंग्स होनी चाहिए। तीसरी और हाँ, हाँ, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट 3 बात मुझे याद आ गई, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो ये कि आपने अलाइनमेंट ज़रूर रखनी होती है आउटलाइन में। यानी कि अगर आप दूसरी हेडिंग लिख रहे हैं उसमें आप 4 नहीं कम से कम 5, 6, 7 तक तो आप सब हेडिंग्स देते हैं। 7 आप ह सब हेडिंग्स दे रहे हैं ना, तो फिर आप कोशिश करें अगर आप दूसरे पॉइंट में 7 है सब हेडिंग्स दे रहे हो तो कोशिश करें अगले में भी 7 दें, उससे अगले में अगर 6 हो जाए तो ठीक है। ये नहीं कि एक में आपने 7 सब हेडिंग्स ऐड कर दी हैं एक पॉइंट के अंदर, दूसरे पॉइंट में आप 2 सब हेडिंग्स ऐड कर रहे हैं, तो ये नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और ये बहुत चीज़ है ना बुरी इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है एग्ज़ामिनर पे। हमें भी हमारे टीचर्स ने यही बताया था कि ऐसे नहीं करना आपने। जो आप एक अलाइनमेंट के साथ आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे और अलाइनमेंट के साथ ही आपका ऐसे फर्दर जाएगा। ठीक हो गया? इसके अलावा इसके अलावा ऐसे मुझे कोई और इम्पोर्टेंट बात नहीं याद। बाकी जैसे-जैसे मुझे चीज़ें याद आती जाएँगी मैं आपको बताती जाऊँगी। थैंक यू सो मच। बाकी हम इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट और कंक्लूजन इन 3 चीज़ों को हम फर्दर डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।